हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ हिंदी की मिनी मैराथन क्लास। दोस्तों, मिनी मैराथन नाम इसलिए रखा है क्योंकि हम कम समय में हिंदी के कई सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक इस वीडियो में छूट जाएंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, 2 या 3 मिनी मैराथन क्लास में हम हिंदी के पूरे सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की भी मिनी मैराथन क्लास चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज भी लगातार जारी रहेगी एग्जाम तक, और मिनी मैराथन क्लास भी मिलती रहेगी। दोस्तों, हिंदी की इस मिनी मैराथन की क्लास में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा समास। समास का क्या अर्थ है? संक्षेप में अर्थ। जैसे कई सारे शब्दों को जब हम 1-2 शब्दों में ही डिफाइन कर देते हैं उसको बोलते हैं समास। जैसे 10 है आनंद जिसके, दशानन बोल दिया, तो क्या है? समास का उदाहरण है। प्रत्येक दिन को हमने प्रतिदिन लिख दिया। जैसे लिख दिया माता और पिता, उसको माता पिता लिख दिया। ठीक है। वन को वन गमन लिख दिया। ये सारे क्या है दोस्तों? संक्षेप में हम अर्थ लिख देते हैं और इन्हीं को समास बोलते हैं। समास में हम 6 प्रकार के समास पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे पहला है अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। दोस्तों, 6 के 6 समास को हम एक एक करके पढ़ेंगे और हम समास को संक्षेप में पढ़ेंगे। जैसे देखिए, अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास का पहला पद प्रधान होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से समास का पहला पद प्रधान होता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि पहला पद प्रधान होने का मतलब क्या होता है। जैसे इसका उदाहरण है प्रतिदिन, यानी कि जो पहला पद है वो प्रति है, दूसरा पद है दिन। अब दिन का जो अर्थ है ना दोस्तों, वो प्रति के अकॉर्डिंग बदलता है। यहाँ पर कोई दूसरा शब्द होता है उसके अनुसार दिन का अर्थ बदलता, यानी कि प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन। यानी कि दिन का हमें पता चला कि कोई कार्य हो रहा है वो दिन में तो हो रहा है, लेकिन प्रत्येक दिन हो रहा है। जैसे साप्ताहिक लिखते हैं कि वो सप्ताह में एक बार होता है, मासिक लिखते हैं तो महीने में एक बार होता है। अब प्रतिदिन लिख दिया यानी कि हर एक दिन हो रहा है। तो यानी कि दूसरा जो शब्द है उसका अर्थ कौन बता रहा है? प्रति, इसलिए पहला पद प्रधान हुआ, प्रति इसमें प्रधान है। जैसे यथाक्रम है। अब क्रम है, क्रम को कौन बता रहा है? यथा इसका अर्थ डिफाइन कर रहा है, तो यथाक्रम क्या हो गया? अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो गया। और पहला पद प्रधान यानी कि यथा क्या है? इसमें प्रधान हो गया। दोस्तों, अव्ययीभाव की जो सबसे मुख्य पहचान होती है वो होती है या तो इसमें प्रति लगा होगा या यथा का प्रयोग होगा। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, यथाक्रम। या दोस्तों इसमें क्या होता है? घर घर, साफ साफ। सेम जो शब्द होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। इसको आप कंफ्यूज मत करना द्वंद्व समास के। द्वंद्व समास जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या है। तो घर घर, जैसे घर घर का क्या मतलब होता है? कि हर एक घर। साफ साफ यानी कि बिल्कुल साफ। तो पहला पद क्या होता है? इसका अर्थ स्पष्ट करता है दूसरे शब्द का। तो इसमें क्या हुआ? ये जो पहला पद है ना, ये प्रधान है, इसका कुछ और अर्थ निकलेगा और इसका कुछ और अर्थ निकलेगा। तो समास कौन सा हुआ दोस्तों? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व, दो द का प्रयोग कर रखा है दोस्तों, तो दोनों पद प्रधान होंगे। ये द्व भी प्रधान होगा, ये द्व भी प्रधान होगा। ये कोई ऐसे थ्योरी तो नहीं है, लेकिन मैं ट्रिक के तौर पर बता रहा हूँ। दोनों पद प्रधान होंगे, यानी कि ये भी प्रधान और ये भी प्रधान। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। उदाहरण क्या है? जैसे माता पिता। देखिए, माता के अकॉर्डिंग पिता का अर्थ नहीं बदलेगा, पिता के अकॉर्डिंग माता का अर्थ नहीं बदलेगा। दोनों का ही अर्थ क्या होगा? साइमल्टेनियसली रहेगा। तो माता पिता, इसको तोड़ेंगे तो कैसे, खोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? माता और पिता। शीतोष्ण, यानी कि शीत और उष्ण को जब इकट्ठा बोलते हैं तो शीतोष्ण आता है। तो यहाँ पे क्या है? और शब्द लगेगा, या तो बीच में और आएगा या फिर या आता है। ठीक है। माता पिता, माता और पिता, शीतोष्ण, शीत और उष्ण। सुख दुख, यानी कि सुख या दुख। ठीक है। 93। अब देखो एक बात क्या याद रखनी है, 1 से लेकर 10 को छोड़ दो दोस्तों, उससे ऊपर। जैसे 11 है, 10 और 1 11, 12 12, 10 और 2 12। जैसे 25 हो गया, 20 और 5 25। अब 93 है, 90 और 3 93। ऐसे जो जितने भी संख्या आती है ना दोस्तों, वो सभी द्वंद्व का एग्जाम्पल होती है। उसमें उनमें द्वंद्व समास होता है। जो पूर्ण संख्या है 10 से ऊपर, और जो फ्रैक्शन होते हैं दोस्तों, जैसे 1/2, 3/4/2, उनमें भी क्या होता है? उनको खोलेंगे तो और आता है, वो भी किसका एग्जाम्पल होंगे? द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होते हैं। हालांकि दोस्तों ये संख्याएं हैं, संख्याओं का एक समास अलग से हम पढ़ेंगे, उनमें भी संख्या का कंसेप्ट आता है। लेकिन आपने इनको क्या करना है? इनको
इनमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने इनको अंतर समझना है कि क्या अंतर है इनके अंदर, ठीक है। तो द्वंद्व समास में क्या पड़ा, दोनों पद प्रधान होंगे, जैसे माता पिता, शीतोष्ण, सुख दुख और 93 इसके एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल जो मिलेंगे उनमें द्वंद्व समास होगा दोस्तों। उनमें क्या लगेगा, पहचान कहां से होगी, या तो और लगेगा या तो या लगेगा। नेक्स्ट देखिए तत्पुरुष समास। दोस्तों तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद प्रधान था, इसमें दोनों पद प्रधान थे और इसमें दूसरा पद प्रधान है। दोस्तों आपने इन तीनों समासों को ऐसे ही याद करना है, मैंने इनको जानबूझकर ऐसे लिखा हुआ है ताकि ये जो प्रधान वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ये दोनों तीनों क्वेश्चन जितने बनते हैं वो सारे एक साथ याद हो जाए। तो इसमें पहला पद प्रधान है, इसमें दोनों पद प्रधान है और इसमें दूसरा पद प्रधान है। अब देखिए वन गमन, जैसे पहला पद हो गया वन, दूसरा हो गया गमन। अब वन का अर्थ जो है वो गमन के अनुसार निकलेगा। वन के पीछे लिखा होता है, जैसे वन महोत्सव लगा होता है तो पता चलता है कि भाई वन का महोत्सव है कोई, ठीक है। जैसे वनोन्मूलन लगा होता, पीछे उन्मूलन लगा होता तो समझते कि वन का उन्मूलन हो रहा है। अब लगा है गमन, जैसे वन गमन यानी कि वन को गमन, जैसे कमरतोड़, नरभक्षी, रसोई घर, रेलगाड़ी, रणभूमि, ये क्या है, सभी तत्पुरुष के एग्जाम्पल है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, रणभूमि, रण के लिए भूमि। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो तत्पुरुष समास होता है इसमें ज्यादातर कारक का यूज होता है। इसकी पहचान क्या है, इसमें कारक का यूज होगा। तत्पुरुष समास में इतना ध्यान रखिए कि दूसरा पद प्रधान होगा और इसके एग्जाम्पल क्या है, वनगमन यानी वन को गमन, जैसे रसोई के लिए घर। नेक्स्ट समास देखिए दोस्तों, द्विगु समास। द्विगु समास में दोस्तों पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे इसमें लगा हुआ है द्वि, द्वि का मतलब क्या होता है, दो होता है, यानी कि संख्यावाचक पहला पद इसमें भी है। और इसके जो एग्जाम्पल होंगे, जैसे पंचवटी, पंचवटी में क्या है, 5 वटियों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह या समाहार। समास को खोल लेंगे तो समूह या समाहार आपको मिलेगा, उससे आपकी पहचान हो सकती है कि द्विगु समास है, और संख्या से भी आप पहचान सकते हो। और ये खुद भी क्या है, द्विगु में 2 है। तो दोस्तों जहाँ पे देखो द्विगु और द्वंद्व में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये द्विगु है या द्वंद्व है। तो द्वंद्व देखिए 2 द है दोस्तों, तो ये तो बराबर बराबर वाले हो गए, और इसमें द्वि यानी 2 है, ठीक है, तो ये संख्यावाचक वाला हो गया। इसको आप संख्या से याद करोगे, इसमें जिसमें संख्या आएगी वो द्विगु होगा, और जिसमें बराबर बराबर जैसे माता पिता, सुख दुख, बराबर वाले जो शब्द होंगे उसमें द्वंद्व समास होगा दोस्तों। और इसके तो दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें प्रधान वाली कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट देखिए कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य की बात होती है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। अब इसमें महान है जो आत्मा में आत्मा क्या है, विशेष्य है दोस्तों, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। और जैसे विशेषता बताई जाती है ना जिस चीज़ के द्वारा, वो विशेषण होता है। तो महान जो है वो विशेषण हुआ। जैसे घनश्याम, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास हुआ। तो पहचान कहाँ से करोगे, है जो मिलेगा आपको ज़्यादातर इस समास में। नेक्स्ट समास देखिए बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में क्या है, कोई पद प्रधान नहीं, इसमें कोई पद प्रधान नहीं। इसमें भी प्रधान वाली बात नहीं की हमने, क्योंकि इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष्य वाली बात लिखनी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इसमें भी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि संख्यावाचक वाली बात लिखनी ज़्यादा जरूरी है। तो द्विगु तो हो गया संख्या वाला, जिसमें संख्या आएगी वो द्विगु हो गया। कर्मधारय जिसमें विशेषण और विशेष्य की बात हुई वो कर्मधारय हो गया। बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता। और दोस्तों क्या होता है, जब बहुब्रीहि समास को खोलते हैं तो वाला, है जो, या जिसका, ऐसे शब्द इसमें भी मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए त्रिनेत्र या मुरारी या पंजाब। 3 है नेत्र जिसके, मुरारी, मुर का अरी है जो, पंजाब 5 आबों वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसका बहुब्रीहि के एग्जाम्पल है, और इनसे क्या निकलता है, अलग अर्थ निकलता है दोस्तों। जैसे त्रिनेत्र से क्या निकलता है, शिव, त्रिनेत्र कौन है, शिव, तो समास कौन सा हो, बहुब्रीहि, अलग अर्थ निकल गया। मुरारी, मुर का अरी है जो, जैसे श्री कृष्ण, तो बहुब्रीहि समास। पंजाब 5 आबों वाला, तो क्या हो गया, एक राज्य है पंजाब, तो अलग अर्थ निकला और बना बहुब्रीहि समास। दोस्तों 6 समास को आप अलग 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 इनके एग्जाम्पल के साथ या किसी ट्रिक के साथ इनको अब अलग अलग याद रखोगे तो आपको आसानी होगी एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए 4 एग्जाम्पल ऐसे हैं दोस्तों जिनमें 2 समास का यूज होता है, जैसे घनश्याम और पीताम्बर। इनमें कर्मधारय और बहुब्रीहि समास है दोस्तों। जैसे घनश्याम, घन जैसा श्याम, और घनश्याम श्री कृष्ण को बोलते हैं, इसलिए इसमें कर्मधारय भी है और बहुब्रीहि भी है। पीताम्बर, पीले है वस्त्र जिसके,
ठीक है, उसमें बहुब्रीहि हो जाएगा। और पीताम्बर, पीला है जो वस्त्र, तो कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, इसमें पीला क्या है, किसी वस्त्र की विशेषता बता दी, तो वो क्या हो गया, कर्मधारय हो गया। नेक्स्ट देखिए तिरंगा, तिरंगा में क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो कौन सा समास हो गया, इसमें द्विगु संख्या वाला हो गया। लेकिन तिरंगा के साथ साथ क्या है, तिरंगा किसको बोलते हैं, भारत के झंडे को बोलते हैं, इसलिए उसका अलग अर्थ निकला, बहुब्रीहि भी हो गया। नेक्स्ट है चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या दोस्तों देखिए, 4 भी आ गया, 4 है तो द्विगु समास क्योंकि संख्या आ गई। और चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं वाला, उसका श्री विष्णु जी को बोल देते हैं चतुर्भुज। और चतुर्भुज क्या होता है, आकृति भी होती है, उसको भी चतुर्भुज बोल देते हैं। इसलिए हम कौन सा समास लगाएंगे यहाँ, बहुब्रीहि भी हो सकता है। देखिए बहुब्रीहि तो दोनों के अंदर है, लेकिन बात किसकी होनी है, इसमें कर्मधारय वाले अलग है और द्विगु वाले अलग है। इनमें संख्या है, इसलिए बहुब्रीहि के साथ ये द्विगु भी होंगे। ठीक है, इनमें इनकी विशेषण विशेषता की बात हो रही है, इसलिए ये कर्मधारय होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, क्रिया। अब क्रिया क्या होती है, किसी भी काम के करने होने सहने का बोध जिन शब्दों से होता है उनको क्रिया बोलते हैं। ये डेफिनेशन हमने छोटी क्लास में बहुत पढ़ी है दोस्तों। ठीक है, तो वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। कितने भेद होते हैं दोस्तों, देखिए मेनली हम 2 भेद पढ़ते हैं। पहले तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। नाम से ही जाहिर है कि अकर्मक यानी कि जिसमें कर्म नहीं होता, और सकर्मक यानी कि कर्म के साथ। अब कर्म क्या होता है, जैसे राम सो रहा है, अब इसमें राम क्या है, करता है। राम सेब खा रहा है, राम क्या है, करता। नेक्स्ट देखिए सो रहा है, ये सारी की सारी दोस्तों क्रिया का पार्ट है। सेब खा रहा है, इसमें सारी क्रिया का पार्ट नहीं है, क्रिया का पार्ट कितना है, खा रहा है। यानी जो सेब जो है ना दोस्तों, यहाँ पर ये कर्म है। इसकी अगर पहचान करनी हो कि अकर्मक क्या है और सकर्मक क्या है, ऐसी अगर पता करना हो, तो 2 क्वेश्चन आपको पूछने पड़ेंगे, एक तो कौन और एक क्या। जैसे राम सो रहा है, कौन सो रहा है, राम, आंसर मिलता है राम, कौन का आंसर मिल गया। क्या सो रहा है दोस्तों, कोई आंसर मिला, यहाँ से कोई आंसर नहीं मिला। तो कौन और क्या का अगर दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया होगी। अगर आपको दोनों का आंसर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया। जैसे कौन सेब खा रहा है, राम सेब खा रहा है। राम क्या खा रहा है, राम सेब खा रहा है। दोनों का आंसर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया। एक होती है द्विकर्मक क्रिया। दोस्तों द्विकर्मक क्रिया क्या होता है, जिसमें द्वि यानी कि 2, अभी हमने द्विगु समास में पढ़ा था ना 2, तो द्वि यानी 2, जिसमें 2 कर्म मिले। नौकर ने मालिक को पानी दिया। अब देखिए कर्ता ने, ये तो कर्ता हो गया, एक मालिक हो गया, एक पानी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कर्म मिले, तो यहाँ पे क्या हुआ, द्विकर्मक क्रिया। अब कौन और क्या दोस्तों, ये जो क्या है, ये प्रश्न होते हैं जो हमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानने में मदद करते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। दोस्तों प्रयोग और संरचना के आधार पर हम इनको 9 प्रकार की क्रिया पढ़ेंगे। 9 भेद होते हैं इनके, 9 प्रकार से हम इनको बांटते हैं। ठीक है, और देखिए 9 भेद है दोस्तों, आप सोचोगे कि 9 भेद है, लेकिन अब अगर आप एक एक को इनकी पहचान के साथ याद रखोगे तो बड़ा ही आसान है दोस्तों। 9 के 9 आपके याद हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। पहली क्या है, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया कौन सी होती है दोस्तों, मोहन घर गया। ठीक है, आराम से बोलते हमने, सामान्य बोलते मोहन घर गया। ठीक है, वह दिल्ली गया, वह सेब खा रहा है, उसने सेब खाया। ये क्या है, सारी सामान्य क्रिया। ठीक है, सामान्य जो सिंपल टेंस होते हैं उनमें जो वर्ब यूज होते हैं उनको बोलते हैं सामान्य क्रिया। नेक्स्ट देखिए संयुक्त क्रिया। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे दोस्तों, आपको इनमें अंतर समझ में आता जाएगा कि क्या क्या अंतर होता है। संयुक्त क्रिया कौन सी होगी, मोहन ने खाना खा लिया। अब देखिए खाना खा लिया, यहाँ पे क्या है, खाना तो क्या है, यहाँ पे कर्म है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट हुआ। अब खा लिया, ये संयुक्त, यानी कि मोहन ने खाना खा, क्या अर्थ निकलेगा, या मोहन ने खाना लिया, ये भी अर्थ नहीं निकलता। अर्थ कैसे निकलेगा, मोहन ने खाना खा लिया, जब दोनों साथ में यूज होगी तब अर्थ निकलेगा, इसलिए इनको बोलते हैं संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, मोहन अशोक से खाना बनवाता है। देखिए खाना बनवाता है यानी कि किसी से काम करवाना, किसी को प्रेरणा देना। ठीक है, बनवाता है यहाँ पे कौन सी हुई, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, जहाँ पे आपको ऐसे सेंटेंस मिले उनमें क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, मोहन लड़ कर आया है। पूर्वकालिक, पूर्व यानी कि पहले, यानी कि जिससे मैं बात हो रही है उससे थोड़ी देर पहले। मोहन लड़ कर आया यानी कि वह घर से लड़कर आया है या कहीं से भी लड़कर आया है। तो ऐसे जहाँ पर थोड़ी देर पहले की बात हुई हो, कि अगर यहाँ पर कोई आया है उससे पहले वो क्या करके आया है उसके बारे में बात बतानी है, तो पूर्वकालिक क्रिया यानी कि उससे पहले की क्रिया। तो मोहन लड़कर,
या वह भाग कर आया है, ठीक है, वह खाना खा कर आया है, ऐसा क्या है, उनमें क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया यूज होगी। नेक्स्ट देखिए नाम धातु क्रिया, जैसे लज्जा से, लज्जा क्या है, एक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा, और लज्जा से लजाना तो नाम धातु क्रिया होगी। ठीक है, नरम क्या होता है, नरम विशेषण होती है, नरम से नरमाना नाम धातु क्रिया होगी। नेक्स्ट देखिए सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया कौन सी होती है, मोहन ने लड़ाई लड़ी। अब देखिए लड़ाई लड़ी, एक जैसे शब्द जिसमें सजातीय है यानी कि सेम जात, ठीक है, इनका अर्थ क्या निकलेगा, सेम जात। अब दोस्तों लड़ाई लड़ी क्या है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, तो इनमें सजातीय क्रिया होगी। नेक्स्ट देखिए सहायक क्रिया, सहायक यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, मोहन यहाँ आ जाया करता है, आ जाया करता है, ये इसकी सहायक क्रिया। दोस्तों देखिए हिंदी में हमने सहायक क्रिया को कैसे यूज किया, यहाँ आ जाया करता है, जाया यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस को अलग से ही आप याद कर सकते हो कि जिसमें जाया वगैरह वर्ड आते हैं, तो वो सहायक क्रिया इसमें होगी। तत्कालीन क्रिया, तत्कालीन, मोहन के आते ही यानी कि तुरंत जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं, इंस्टेंट जो एक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं तत्कालीन क्रिया। मोहन के आते ही अशोक सो गया, ठीक है, एक काम के होते ही दूसरा काम तुरंत हो गया, तो तत्कालीन क्रिया। नेक्स्ट क्रिया है दोस्तों कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होती है, जैसे वर्ब यानी कि क्रिया में ही जब प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है वो बनती है कृदंत क्रिया, जैसे चल से चलना बन गया, ये है कृदंत क्रिया। दोस्तों क्रिया के 9 भेद हमने पढ़े हैं, 9 के 9 की अलग पहचान है, आप इनको एक साथ 9 के 9 को एक बार अगर देख लोगे तो आप तुरंत बता दोगे कि कौन सी क्रिया की पहचान क्या है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का नाम, हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप भाव भी जोड़ लेना, ठीक है। अब देखिए संज्ञा के भेद कितने हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। वैसे तो कई बुक में 5 लिखे होते हैं, लेकिन दोस्तों सही जो इसके भेद होते हैं वो 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। आगे जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक आगे इसके भेद होते हैं, ये अलग से भेद नहीं होते, ये जातिवाचक के अंदर ही आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जैसे मोहन कुर्सी, दिल्ली स्थान का नाम है, ठीक है, किसी वस्तु का नाम है, कोई आदमी है, उसके नाम को, इनके नाम को क्या बोल देते हैं हम दोस्तों, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, जैसे ऐतिहासिक घटना होती है ना, जो कोई भी ऐतिहासिक घटना, जैसे 1857 की क्रांति है, ठीक है, वो क्या होगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट होगी दोस्तों। महीनों के नाम है जैसे जनवरी फरवरी, अब वो है तो संज्ञा, लेकिन कहाँ पे काउंट होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में काउंट होगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाववाचक, भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, बस हमें पता होता है कि बोध होता है कि हाँ कोई चीज़ होती है, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, मिठास। अब मिठास क्या है कि उसकी जुबान में मिठास है, उसकी वाणी में मिठास है। अब दोस्तों मिठास कोई चीज़ थोड़ी है कि भाई 2 रुपये किलो ले लो और वाणी में मिठास आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसी संज्ञाओं को हम क्या बोलते हैं, भाववाचक, सिर्फ भाव समझते हैं हम, उसका मतलब समझ में आता है। नेक्स्ट देखिए जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, ऐसी संज्ञा जो पूरी जाति का बोध कराए, ठीक है। ये कितने प्रकार की, पहले ही दोस्तों देखिए द्रव्यवाचक। अब यहाँ पे एक शब्द है दोस्तों द्रव्य, एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य। द्रव होता है लिक्विड, लेकिन द्रव्य किसको बोलते हैं, हम किसी भी मटेरियल को हम द्रव्य बोल सकते हैं, किसी भी पदार्थ को हम द्रव्य बोल सकते हैं। अब जैसे गेहूं है, अब गेहूं, तो गेहूं की किस्म कितने प्रकार की होती है, बहुत सारी होती है। सोना है दोस्तों 24 कैरेट का होता है, 18 कैरेट का होता है। घी है दोस्तों, देसी भी होता है, ठीक है, डालडा भी होता है। अब लेकिन है तो जातिवाचक, लेकिन ये मटेरियल भी है, तो मटेरियल हुआ, इसलिए इसको द्रव्यवाचक बोला, और क्योंकि ये जातिवाचक, जाति का विरोध कराते हैं, इसलिए इनको जातिवाचक में रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए समूहवाचक। अब समूहवाचक जैसे पुलिस है, अब पुलिस क्या है, सभी पुलिस वालों को बोध कराती है, ठीक है, और ये पूरे समूह को भी बोध कराती है, तो समूहवाचक हुआ। परिवार है समूहवाचक, दल है ये समूहवाचक। दोस्तों संज्ञा में आपको क्या याद रखना है, अगर पूछा जाए कि कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ये बताना। ऐतिहासिक घटना और महीनों के नाम, इनको आप जरूर याद रखना कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रकार होते हैं, इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक देखिए सर्वनाम का टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों। सर्वनाम, इनको कहीं क्या बोलते हैं, सवर्नाम। सवर्नाम ना होके सर्वनाम, जो ऊपर वाला रह होता है ना दोस्तों, ये व से पहले बोला जाता है। तो ये 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है। सर्वनाम में देखिए स, र, व, न, म, 5 हमें साउंड मिल रही है, 5 अक्षरों की, तो एक जोड़ दो, 6 प्रकार है इसके,
ठीक है, कई बार भूल जाते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल चीज़ है और मैं ट्रिक बना के आपको आसान बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बड़ी आसान चीज़ें हैं, आप सभी को पता होगी, लेकिन फिर भी क्या होता है एग्जाम में कई बार स्किप कर जाती है दिमाग से, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो आपकी याद रहेगी। कैसे? जैसे संज्ञा में हमने देखा था स और अज्ञा, दो हमें अक्षर दिखे तो एक जोड़ के तीन। अब सर्वनाम में क्या है? स, र, व, न, म, पांच हमें साउंड दिख रही है तो एक जोड़ के। इसके कौन कौन से भेद देखते हैं हम, 6 भेद कौन कौन से, 6 प्रकार। पुरुषवाचक जैसे मैं, आप, वे, वह, ठीक है, ये क्या है? पुरुषवाचक है, जो किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का बोध कराते हैं दोस्तों, इंग्लिश में बोले तो। निश्चयवाचक यानी कि निश्चयवाचक, निश्चय क्या होता है? दृढ़ संकल्प, यानी कि कोई पक्की चीज है, यानी कि कोई किसी चीज के बारे में अगर पक्का पता है। अब यह कुर्सी, हमें पता है यह कुर्सी, कोई रखी कुर्सी रखी है तो उसके बारे में पूरी जानकारी है ना कि भी हाँ ये कुर्सी रखी है। वह आदमी, अब कोई आदमी है, हमें पता है कि वो आदमी है, ठीक है, हमें दिख रहा है। उसे ये उपहार दे के आओ, किसको दे के आओ, बताएगा भाई किसको देगा, वो डेफिनेट हमारे लिए, ठीक है। अनिश्चयवाचक कोई आदमी, अब कोई आदमी का हमें क्या पता भाई कौन आदमी है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक। कुछ रुपए दे दो, कब कितने दे दो, 10 दे दो, 5 दे दो, 20 दे दो, कितने दे दो, कुछ नहीं पता। तो दोस्तों ये क्या है? निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। संबंधवाचक, जो संबंध बताए, जो बोएगा सो काटेगा, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे जो शब्द होते हैं वो संबंधवाचक होते हैं दोस्तों, जो संबंध बनाते हैं सेंटेंस के अंदर। जिसे, उसे, जो, सो, जिसका, उसका, ठीक है। निजवाचक क्या होते हैं? निजवाचक समय, अपने आप, मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, तो वो क्या क्या होता है? निजवाचक। अब निज से समझो देखो दोस्तों, निजी, कि ये मेरा निजी मामला है, यानी कि वो मेरा पर्सनल मामला है। अब पर्सनल तो सर्वनाम होते हैं, निजवाचक। समय, अपने आप, ठीक है, पर्सनल का बोध कराते दो जो चीज, वो निजवाचक हो गए। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछ रहा है कौन क्या, ये आसान सी चीजें है, प्रश्नवाचक से समझ जाओगे आप। दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? देखो एक तो निजवाचक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, समय, अपनेपन, ये निजवाचक से आता है कि इनमें से निजवाचक कौन सा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक से क्वेश्चन आता है दोस्तों। सबसे कम जो क्वेश्चन आता है वो पुरुषवाचक से कम आता है और प्रश्नवाचक से कम आता है। तो ये जो बीच के चार है ना, इनको तो आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है विशेषण। विशेषण जो होती है वो क्या होते हैं दोस्तों? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। हमने पढ़ा था कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने होते हैं दोस्तों? हमने पढ़ा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। अब देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं? पहले बुक्स में आता था दोस्तों 5 भेद, ठीक है, लेकिन फिलहाल जो रिसेंट में जो हिंदी की बुक्स हैं उनमें सभी में 4 प्रकार के बताते हैं विशेषण, ठीक है। तो 4 प्रकार के विशेषण देखते हैं कौन से हैं। 4 कैसे याद रखोगे दोस्तों? इसमें व, स और ण। अब देखिए अगर वो ट्रिक लगाएं तो कैसे याद रखोगे? जैसे स और अज्ञा, 2 अक्षर की साउंड आपको है तो 2 और 1 3। सर्वनाम स, र, व, न, म, तो 5 अक्षर की साउंड आ रही है तो 5 और 1 6। और व, स और ण, 3 साउंड आ रही है ना, ये तो दोनों की एक ही साउंड लगा के चलो कि दोनों स है, तो 1 2 और 3, व, स और ण, 3 साउंड आ रही है तो 3 और 1 4। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि 4 अक्षर है तो 4 प्रकार की, ठीक है। दोस्तों याद रखना है, कैसे भी याद रखो। मैं ये तरीके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। आपको अगर ये तरीके अच्छे ना लगे तो आप इनको अपने तरीके से याद रखिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विशेषण के क्या क्या प्रकार है। गुणवाचक विशेषण, यानी कि जो गुण बताए, यानी कि सुंदर, अच्छा, बुरा, वह लड़का अच्छा है। अब देखिए लड़का है उसकी विशेषता बता दी, वह लड़का अच्छा है। वह लड़की बुरी है, यानी कि उसकी विशेषता बता दी, वह बुरी है। तो गुण बता दिया उसका, तो गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखिए संख्यावाचक। संख्यावाचक यानी कि संख्या का जो बोध कराए वो संख्यावाचक विशेषण होगी, ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार, निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। तो जैसे 2, पहला, दुगुना, दोनों, ये दोस्तों सारे के सारे क्या है? ये निश्चित है। जैसे हमने बोल दिया कि 2 रुपये दे दो, ठीक है, 2 लड़के, अब लड़कों की विशेषता बता दी एक प्रकार से, वो कितने हैं? 2, तो संख्यावाचक विशेषण हुआ, ठीक है। पहला लड़का, तो पहला लड़का क्या हुआ? विशेषण हुआ संख्यावाचक। दुगुना, दुगुना कार्य, अब देखिए दुगुना कार्य क्या है? वो संख्यावाचक विशेषण में आएगा। दोनों लड़के, ये भी क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण में आएगा। दोस्तों निश्चित संख्यावाचक विशेषण देखा हमने, अब देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कई, कुछ, थोड़े। अब जैसे कई लड़के, अनिश्चित है ना, हमें नहीं पता कि भी कितने लड़के हैं, कौन लड़के हैं, ठीक है, कई लड़के हैं।
कुछ लड़के हैं, थोड़े लड़के हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, अनिश्चित है, तो इसलिए इनको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब संख्यावाचक में क्या है कि जो चीज़ें गिनी जाए, अब मैंने इसमें कार्य का एग्जाम्पल दे दिया था, वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, कार्य नहीं रखेंगे हम यहाँ पे। जैसे दुगुना कार्य बोला था ना, तो कार्य नहीं, हम अगर बोले कि दुगुने रुपए मिले मुझे, अब रुपए को क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, तो इसलिए जो चीज़ें गिनी जाएंगी वो संख्यावाचक में रखी जाएगी दोस्तों, जो नहीं गिनी जा सकती वो परिमाणवाचक में रखी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, परिमाणवाचक। दोस्तों देखिए, परिमाणवाचक में क्या क्या आएंगे, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित होता है। जैसे 2 मीटर कपड़ा, अब आप सोच रहे होगे कि 2 मीटर ये गिन तो लिया, आप बोल रहे थे कि संख्यावाचक में गिन सकते हैं, परिमाणवाचक में गिन नहीं सकते। दोस्तों बात हो रही है कि उस मटेरियल की, जैसे लड़के यहाँ पे एक लड़का, दो लड़का हम बोल सकते हैं, लेकिन कपड़ा, एक कपड़ा, दो कपड़ा ना बोल के हम उसको मापते हैं, ठीक है, कि 2 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा। यहाँ पे 2 के बाद डायरेक्ट कपड़ा तो लिख सकते हैं कि 2 कपड़ा दे दो, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 2 मीटर कपड़ा दे दो, बीच में कोई शब्द आ गया, इसमें लिख सकते हैं कि 2 लड़के, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 2 लड़के, तो इसमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि 2 कपड़े, ठीक है, तो 2 मीटर कपड़ा। तो दोस्तों निश्चित में क्या होगा, जो निश्चित हो गई, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 5 किलो आम, अभी निश्चित हो गए। अनिश्चित में जो कि भी थोड़ा सा कपड़ा दे दो, थोड़ा सा कपड़ा दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो, अधिक तेल चाहिए, जरा सा अनाज दे दो, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी क्या होंगे, परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। नेक्स्ट देखिए, सांकेतिक। इस लड़के ने मुझे मारा, तो संकेत कर दिया उसने, ठीक है, उस लड़के को बोलो तो वह लड़का जाएगा, ये क्या है, संकेत दर्शाते हैं, तो सांकेतिक विशेषण हो गई, ठीक है। तो विशेषण के कितने प्रकार दोस्तों, 4 प्रकार। कौन सी, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सांकेतिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो है वर्ण विचार। अब वर्ण विचार और शब्द विचार, वर्ण विचार में क्या पढ़ते हैं, वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन के बारे में, और शब्द विचार में क्या पढ़ते हैं दोस्तों, शब्दों के बारे में, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, योग रूढ़, यौगिक शब्द, ऐसे जो शब्द विचार में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, वर्ण विचार के अंदर हमें क्या पता होना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक रूप से पूछे तो ध्वनि, लिखित या अर्थ के आधार पर पूछे तो शब्द, और पूर्णतः इकाई पूछे तो वाक्य दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ और री। तो दोस्तों ये 11 जो स्वर होते हैं ना, इनके बारे में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे पहले तो इनको कैसे बांटते हैं, जैसे हर्षो और दीर्घ पे बांटते हैं। पहले प्लुत आता था, अब दोस्तों 2 ही पूछा जाते हैं, हर्षो और दीर्घ। जैसे जिनको उच्चारण में या जिनको कम समय में बोला जाए, अ, ई, उ, री, ये हर्षो होते हैं। जिनको ज़्यादा समय लगे, आ, ई, उ, ए, ओ, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं, इनको बोलते हैं हर्षो स्वर। कोवे की स्थिति के आधार पर दोस्तों अनुनासिक, जैसे चंद्र बिंदु लगा दे अ के ऊपर, तो ये बन जाएगा अनुनासिक, ठीक है। निर्नुनासिक, जिनमें नाक से आवाज़ नहीं आती उसको बोलते हैं निर्नुनासिक, और जिनमें नाक से आवाज़ आती है उनको बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अयोगवाह क्या होते हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि इनमें से कौन सा अयोगवाह है। तो अयोगवाह होते हैं जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। तो एक तो अनुस्वार, जो अंकी बिंदी होती है, ये तो दोस्तों, ये तो चंद्र बिंदु है, ये है अंकी बिंदी, ठीक है, इसको बोलते हैं अनुस्वार। और विसर्ग किसको बोलते हैं, जो 2 डॉट होते हैं ना पीछे, विसर्ग संधि में भी हमने पढ़ा था, जैसे प्रातः है, उसके पीछे 2, जिसके उच्चारण में ह की साउंड आए, ठीक है, उसको बोलते हैं विसर्ग। और ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है, और ये दोनों के दोनों दोस्तों अयोगवाह के क्या होते हैं, भाग होते हैं। दोस्तों स्वरों का उच्चारण स्थान भी पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि उच्चारण स्थान बताओ, ज़्यादातर व्यंजनों के पूछे जाते हैं उच्चारण स्थान, लेकिन दोस्तों स्वरों के भी पता होना चाहिए कि उच्चारण स्थान कौन से होते हैं। जैसे अ और आ, ये उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ, गर्दन के अंदर से निकलते हैं, जैसे अ, आ, ठीक है, बोल के देखो आप, कंठ से निकल रहे हैं, ठीक है। ई कहाँ से निकल रहे हैं, तालू से निकल रहे हैं, ठीक है। री कहाँ से निकल रहा है, मूर्धा, ठीक है। ऊ ओष्ठ, होठ क्या हो रहा है, गोल हो जाते हैं ऊ बोलते समय, तो ओष्ठ आएगा। ए कंठ और तालु, ए बोलते हैं ना दोस्तों, कंठ और तालु दोनों साथ में। जब बोलते हैं तो नासिक दोस्तों, नाक से आवाज आ रही है, ऊपर क्या लग रही है, बिंदी बिंदी लग रही है ना एक, तो यहाँ पे नासिक आवाज आ रही है, इसलिए अनुनासिक भी बोल देते हैं इसको। ओ या औ देखो, ओष्ठ क्यों है, क्योंकि होठ गोल हो रहे हैं ओ बोलते समय,
और औ बोलते समय, और आवाज़ कहाँ से आ रही है, कंठ से, इसके लिए कंठोष्ठ है। दोस्तों दिक्कत कहाँ पे आती है, देखो कंठ का भी पता होता है कि गर्दन से आवाज़ आ रही है, और होठ का भी पता होता है कि ओष्ठ्य वगैरह का कि होठ गोल हो रहे हैं, इसका भी पता चल जाता है। कन्फ्यूजन आती है तालु और मूर्धा में। तालु और मूर्धा का स्थान नहीं पता होता दोस्तों, कई बार कन्फ्यूजन आ जाती है कि तालु कौन सा है और मूर्धा कौन सा है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, जैसे आप ट जब बोलते हो, ट जहाँ पे ट बोलते समय जी बढ़ती है ना ऊपर, वो स्थान कौन सा है दोस्तों, वो स्थान होता है मूर्धन्य, यानी कि जो री वाला स्थान होता है ना मूर्धा, वो ट बोलते समय जहाँ पर जी बढ़ेगी वो मूर्धन्य होता है। और च बोलते समय, च बोलते समय जहाँ पर जीभ जाती है वो होता है तालु। तो दोस्तों च से तालु, च तालु ट मूर्धन्य, आप ऐसे याद रखो, च तालु और ट मूर्धन्य। तो आप भूलोगे नहीं इनको, क्योंकि तालु और मूर्धन्य एक ही आगे पीछे है स्थान इनका, और गड़बड़ हो जाती है तालु मूर्धन्य में। बाकी कंठ को आप याद रख सकते हो, ओष्ठ भी याद रहता है, दंत भी याद रहता है, ठीक है। दिक्कत बस यही आती है तालु और मूर्धन्य में। तो दोस्तों कैसे याद रखोगे, ट मूर्धन्य च तालु। नेक्स्ट देखिए व्यंजन। अभी हमने स्वर पढ़े कितने थे, 11। व्यंजन कितने पढ़ेंगे दोस्तों, 33 व्यंजन पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए उनका उच्चारण स्थान भी पढ़ेंगे। जैसे क वर्ग जितना भी होता है, क वर्ग, उनका उच्चारण स्थान होता है दोस्तों कंठ, क से कंठ। आप बोल के देखो, क ख कहाँ से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है। फिर देखिए च वर्ग, च छ कहाँ से आ रहा है, तालु से आ रहा है। अभी मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, च तालु ट मूर्धन्य। तो ट का उच्चारण स्थान दोस्तों, ट कहाँ पे अड़ रहा है, देखो ऊपर मूर्धन्य में अड़ रहा है ना ट, तो ट मूर्धन्य च तालु। अब त वर्ग जितना भी है दोस्तों, दंत, त बोलोगे त थ द ध, ठीक है, कहाँ पे जा रहा है, सीधी दांतों में जी बढ़ रही है ना, तो दांतों में दंत। प फ ब भ जैसे बोल रहे हैं दोस्तों, तो ओष्ठ है, होठ जुड़ते हैं ना दोस्तों, प फ बोलते समय होठ जुड़ जाते हैं, तो ओष्ठ आ गया। य र ल व अंतस्थ व्यंजन, इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों बोलते हैं दोस्तों, देखिए कंठ क ख बोलते हैं, लेकिन अंतस्थ यानी कि य, थोड़ी सी आवाज रोके, य र ल व ऐसे बोलना पड़ता है ना, थोड़ी सी आवाज रोके, तो अंतस्थ व्यंजन अंदर से निकल रहे हैं। श स ह उष्म व्यंजन, यानी कि बोलते समय जब जीभ हम रोक के इनको बोलते हैं ना, श, तो उष्मा थोड़ी सी गर्मी पैदा होती है, इसलिए उष्म व्यंजन बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इन सब के उच्चारण स्थान तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वर के आप याद रखो ना रखो, उनसे क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन इनके तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किनको बोलते हैं, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। क प्लस श जब जुड़ता है तो क्ष बनता है, ठीक है। त प्लस र जुड़ता है तो त्र बनता है। ज प्लस अ जुड़ता है तो ज्ञ बनता है। और श प्लस र जुड़ता है तो श्र बनता है। अब देखिए इनके पैरों में क्या है, हलंत है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है इनके साथ अ नहीं है। जैसे हम क लिखते हैं ना पूरा, तो क में होता है क प्लस अ, लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं ना हलंत के साथ, तो इसमें अ नहीं जुड़ता। तो क प्लस स जो क्या बनता है, क्ष बनेगा, एक त्र बनेगा त प्लस र, और ज प्लस ज्ञ बनेगा, और श प्लस र स्र बनेगा, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, 4। ये क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा डायरेक्ट ही कि भाई त्र जो है वो कैसे बना है, एग्जाम्पल में दे देगा ये, और इसके साथ 4 गलत दे देगा। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इनके पैरों में हलंत भी होगा। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण द्विगुण दोस्तों 2 व्यंजन है द्विगुण व्यंजन। जैसे ड के नीचे बिंदी लगा दी और यहाँ पे ढ के नीचे बिंदी लगा दी, तो ये होते हैं द्विगुण व्यंजन। तो देखिए दोस्तों हमने पढ़े क्या, स्वर कितने पढ़े, 11 स्वर पढ़े, ठीक है। व्यंजन कितने पढ़े, 33 व्यंजन पढ़े। 2 द्विगुण व्यंजन पढ़े। संयुक्त व्यंजन 4 पढ़े। अनुस्वार हमने 1 पढ़ा। विसर्ग हमने 1 पढ़ा। तो दोस्तों जब स्वर और व्यंजन को जोड़ते हैं तो 44 बनते हैं। जब हम इनके साथ 2 द्विगुण व्यंजन भी जोड़ देते हैं तो 46 बनते हैं। जब इनके साथ 4 संयुक्त व्यंजन जोड़ देते हैं तो ये बन जाते हैं 50। और अनुस्वार और विसर्ग सबको जोड़ देते हैं तो बन जाते हैं 52। नेक्स्ट है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कैसे बांटा जा सकता है। दोस्तों उच्चारण तो हमने देखे हैं व्यंजनों के, अभी इसके आधार पर हम इनको देख लेते हैं एक बार। जैसे स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, क से प वर्ग तक दोस्तों 25 व्यंजन पढ़ते हैं, ठीक है। 5 वर्ग है उसमें 5 5 व्यंजन, तो इनको बोलते हैं
स्पर्शी व्यंजन। नेक्स्ट है संघर्षी व्यंजन। कौन से होंगे? स, स, ह, इनको बोलेंगे संघर्षी। थोड़ा संघर्ष हो रहा है और उष्मा भी निकल रही है तो संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी, जिनमें स्पर्श भी हो और संघर्ष भी हो, तो च, छ, ज, झ, ये 4 होते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट देखिए नासिक व्यंजन। दोस्तों इनकी क्या होती है, साउंड नाक से निकलती है, इसलिए इनको नासिक व्यंजन बोल दिया। पार्श्विक व्यंजन, ल दोस्तों इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो ये और एक र। ल और र से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्श्विक व्यंजन ल को बोलेंगे। क्यों बोलते हैं पार्श्विक? क्योंकि जीभ जो है ना हमारे मसूड़ों में ऊपर पार्श्विक साइडों में लगती है ल बोलते समय, ठीक है। जैसे ट बोलते समय बीच का पार्ट लगता है ना जीभ का, आगे वाला अग्रभाग, इसमें पार्श्विक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ल बोलते समय साइडों का पार्ट जो होता है ना जीभ का, वो लगता है ऊपर, ठीक है। लुंठित या प्रकंपित किसको बोलते हैं? र को। र बोलते समय वाइब्रेशन सी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकंपित या लुंठित। नेक्स्ट देखिए उतक्षिप्त। उतक्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। अब जैसे ढ और ढ, इनको क्या बोलते हैं? ऐसा लगता है जैसे फेंक दिया हमने व्यंजन को, ठीक है, और इनको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है संघर्षहीन या अर्धस्वर। संघर्षहीन, य और व को बोलते समय बिल्कुल संघर्ष नहीं हुआ, इसलिए इनको संघर्षहीन व्यंजन बोलते हैं। और दोस्तों इनको बोलने में समय कम लगता है, ठीक है, और हवा भी कम रुकती है, तो अर्धस्वर भी बोल सकते हैं हम य को और व को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो टॉपिक हमारे रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।